देखिए, अगर आज चुनाव हो जाते हैं एज ऑन टुडे, जी। तो 50% नाराजगी, और अगर आप अभी सीएम के आंकड़ों पे जाएंगे मुख्यमंत्री की पसंद के नाम पर, तो जी। आप उसमें पाएंगे कि उसमें लगभग 40% के ऊपर का आंकड़ा तेजस्वी यादव के लिए आ रहा है। जी। तो आप एक अंदाजा तो आप उससे लगा ही सकते हैं कि आरजेडी के अपने वोट शेयर के फिगर जो है, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के, लेफ्ट गठबंधन के, जो यूपीए का आप कह लें, जी। वो आंकड़ा 40-41% पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा जी। है। यहां से अगर आप केवल अंकगणित की बात करें, तो ये लगता है कि भाई सत्ता परिवर्तन के आसार हैं, अगर आप केवल अंकगणित वैसे देखें तो। लेकिन पिछली बार तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में अलग लड़े थे, और तेजस्वी यादव, नीतीश और बीजेपी, इन तीनों का अंकगणित अगर आप मिला के देखें, तो मामला कुछ अलग दिखाई देता। तो समस्या यह है कि नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी या व्यक्तिगत जो उसका असर है, उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है, और वो गिरावट एक तरह से एक वैक्यूम क्रिएट कर रही है। हालांकि उस गिरावट का अर्थ ये कतई नहीं है कि बीजेपी या जेडीयू का वोटर जाके तेजस्वी यादव को वोट दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना गढ़, अपना एक कोना, अपना एक पोल संभाल के रखा है, जो 40% है। आने वाले 6 महीने में उन्हें इसको बढ़ा करके 46-45%, 5-6% इसमें इजाफा करना है। ये उनका चैलेंज है। लेकिन अगर आज होता है मुकाबला, तो आज की तारीख में मामला अटक जाएगा, और मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी के ज्यादा आसार होंगे आज अगर चुनाव होता है तो जीतने के। नहीं, तो ये जो आंकड़ा जिसकी बात अभी यशवंत कर रहे थे, वो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो जब बिहार के लोगों से पूछा गया कि उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है, तो 40% लोगों ने कहा, 100 में से 40 लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का। और नीतीश कुमार, जो कि पिछले कम से कम 20-25 सालों में बिहार की राजनीति में एक सशक्त चेहरा बन के उभरे हैं, लगभग मुख्यमंत्री भी वही रहे हैं पूरे समय तक। उनके बारे में, उनकी जो लोकप्रियता उसमें भारी गिरावट देखने मिल रही है, वो 18% पर पहुंच गए हैं। और इसके साथ-साथ एक और जो चौंकाने वाला खुलासा है कि प्रशांत किशोर, जिनकी जन सुराज पार्टी है, वो 14% पर है। मतलब बीजेपी के सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी रेटिंग 8% है और प्रशांत किशोर की 14% है। तो यशवंत, 2 अलग-अलग सवाल है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी, ये फासला बहुत बड़ा है। तेजस्वी के पास लगभग डबल की लीड है। और दूसरा, ये जो प्रशांत किशोर की एंट्री है, जो नंबर 3 पर है, तो वो क्या कहती है? देखिए, ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के नंबर जो है, दरअसल वो एक अलग ही फिनोमिना से आ रहे हैं। मसलन अगर आप तेजस्वी के नंबर देखें, तो उसमें बहुतायत में नंबर आपको मुस्लिम और यादव मतदाताओं की दिख जाएगी। अगर आप नीतीश कुमार जी के नंबर देखें, तो आपको उसमें बड़ी तादाद में जो है कुर्मी, कोयरी, ओबीसी, कुछ पसमानदा मुस्लिम, उनकी तादाद आपको दिख जाएगी। सम्राट चौधरी जी के लिए बड़ी तादाद में अपर कास्ट के दिख जाएंगे। बिहार की जातिगत गणना या जातिगत राजनीति है ही ऐसी ही है। लेकिन प्रशांत किशोर के नंबर थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं और अलग हैं। उनके नंबरों में कोई एक पर्टिकुलर जाति के बहुत ज्यादा वोटर हैं ऐसे नहीं आया है। मतलब उसमें अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, थोड़े मुसलमान भी हैं, थोड़े अगड़े ज्यादा हैं। ये बात सही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये समझ में आ रही है कि प्रशांत किशोर के नंबर जो चढ़ रहे हैं या चढ़े हैं अभी तक, वो मुख्यतः नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी के हिस्से से आए हैं, मुख्यतः। जी। और तेजस्वी अपना 40% के नंबर के आसपास लगातार बने हुए। तो अभी तक की जो उनकी चढ़ान है, वो तो एट द कॉस्ट ऑफ नीतीश कुमार दिखाई दे रही। लेकिन यहां से आगे या तो वो चढ़ेंगे या नीचे उतरेंगे, दो में से एक ही चीज होगा। अगर सस्टेनेंस विधानसभा चुनाव के आते आते अगर ये नंबर 14 से 15 से बढ़ के 20, 21, 22 तक पहुंचता है, तो वो क्या केवल नीतीश के खाते से आएगा? ऐसा नहीं है। तब वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के खाते से भी आएगा, क्योंकि युवा मतदाता पिछली बार 5 साल पहले तेजस्वी यादव ने अच्छे खासे अपनी तरफ खींचे थे बेरोजगारी के मुद्दे पे, और प्रशांत किशोर भी युवा है। तो अगर इसके आगे उनका ग्राफ बढ़ेगा, तो क्या वो तेजस्वी के खाते से आता है या बीजेपी के खाते से आता है, मतलब जेडीयू के खाते से? ये देखना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, बिना किसी पार्टी के स्ट्रक्चर के, बिना किसी जातिगत राजनीतिक बैकड्रॉप के, या लेगेसी के बगैर, बिहार में 10-15% का भी बेस खड़ा कर लेना, ये बड़ी बात है। क्योंकि बिहार में 10-15% का बेस खड़ा करना बड़ी बात उस लिहाज से नहीं है, अगर आप किसी एक जाति विशेष के आप वो करें,
जीतन मांझी भी अपनी जाति के हिसाब से करते हैं, मुकेश कुशवाहा भी वीआईपी जो है विकासशील इंसान पार्टी वो भी करते हैं, पप्पू यादव का अपना चलता है। तो 2 4 5%, 10% आप नीतीश कुमार जी का देखें तो कुर्मी कोयरी वाला वोट बैंक उनका ब्लॉक करीबन 10% के आसपास अगर आप दिमाग में मान लें तो ये जातिगत बेस खड़ा करना ये बड़ी बात नहीं, लेकिन बिना जातिगत या जाति की आइडेंटिटी पे पॉलिटिक्स किए बगैर 10-15% तक बेस खड़ा कर लेना, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, नया फिनोमिना है बिहार को देखने के नजरिए में। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी होंगी। क्या बिहार उस तरीके की राजनीति के लिए तैयार है, ये हमें नहीं पता। जितनी ज्यादा जातिगत राजनीति हम बिहार में देख चुके हैं, उसमें एक नए फिनोमिना में मुद्दों के ऊपर या उस तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट करना बिहार इसके लिए तैयार है क्या, ये मुझे नहीं पता। ये आने वाले 6 महीने में पता लगेगा कि ये ग्राफ 14-15 से बढ़ के 20 जाता है या घट के 5 होता है। बिहार की राजनीति उससे हमको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में। ये तो मैं दर्शकों को बता दूं कि प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री लगभग 2 साल पहले हुई है, जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की। फिर पिछले साल उन्होंने जन स्वराज पार्टी लॉन्च की। उसके पहले वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, मतलब नेताओं को चुनाव जितवाने का काम करते थे और लगभग सभी पार्टियों के लिए वो काम कर चुके हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक। लेकिन यशवंत, जो आप ये कह रहे हैं कि 14% उनको जो मिल रहा है, अभी जो मिल रहा है कम से कम, वो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं जेडीयू या बीजेपी के हिस्से से आ रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर की ये संभावना ज़्यादा है कि वो जेडीयू और बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे बनिस्बत कि तेजस्वी यादव या आरजेडी के? क्योंकि आपने जैसे कहा कि तेजस्वी का जो 40% है वो लगभग वो इंटैक्ट है अभी तक के लिए। जी, एक एक 2 दूनी 4 वाले एंगल से अगर आप इसको सोचें तो पहले प्रथम दृष्टया यही लगेगा कि नुकसान वो कर रहे हैं एनडीए को, लेकिन राजनीति में 2 दूनी 4 होता नहीं है। दूसरे एंगल से सोचिए तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको ये लगेगा कि जो भी नाराज वोटर है एनडीए से, वो अगर प्रशांत किशोर की ओर जा रहा है और तेजस्वी की ओर नहीं जा रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा तेजस्वी को उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से उनको उम्मीद हो। दूसरे शब्दों में बोले, एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा कारगर तब होती है जब नाराज वोटर सत्ता पक्ष से शिफ्ट होकर के विपक्ष की ओर जाए, लेकिन वो विपक्ष की ओर न जाकर के एक तीसरी जगह पे फिट हो जाए, तो अपने 40% तो बने हुए हैं, उसके आगे वो केवल ये कोशिश करेंगे या उम्मीद करेंगे कि प्रशांत किशोर 10% और खा ले बीजेपी का, और बीजेपी और एनडीए का वोट जो है वो घट के 35% हो जाए उस तरीके के, और हम डिफॉल्ट से जीत जाए। ये राजनीति अगर का आप आंकड़ा देखेंगे तो वो तेजस्वी ऐसा सोचेंगे। मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर केवल 8-10% ही वोट काटते हैं सत्ता विरोधी, तो वो तेजस्वी के लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात नहीं। क्योंकि उसमें फिर वो एक तरह से बीजेपी से, सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे ज्यादा नाराजगी या उदासीनता किस में है? सबसे ज्यादा उदासीनता है जेडीयू को लेकर के बीजेपी पे के अपर कास्ट वोटर्स में। जिन जिन जगहों पे जेडीयू चुनाव लड़ेगा और उसके अपर कास्ट कैंडिडेट नहीं हुए, उन जगहों पे बीजेपी का अपर कास्ट वोटर वो प्रशांत किशोर की ओर जा सकता है। सेम इक्वेशन दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के, मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर के प्रशांत किशोर की पार्टी की भी हो सकती है। वो हिस्सा वो आरजेडी के हिस्से से भी आ सकता है। अब सवाल यहां पे यह है कि कैंडिडेट सिलेक्शन और इन सारी चीजों में वो किस तरीके से प्ले करते हैं। प्रशांत किशोर का कैंपेन सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। लोगों ने अगर उनको वोट कटवा की तरह से ट्रीट करना शुरू किया तो उनके वोट गिर जाएंगे, लेकिन वो लोगों ने अगर ये सोचना शुरू किया कि नहीं, ये ऑप्शन की तरह खड़ा हो सकता है मामला, तो हो सकता है कि उनका ट्रैक्शन और बढ़े। अगर वो एंटी इनकम्बेंट वोट को काट के केवल एक कोने में हो जाते हैं तो उससे तेजस्वी को लाभ नहीं हो। तेजस्वी को लाभ तब होगा प्रशांत किशोर 3-4-5% और बीजेपी के ही वोट काटे, लेकिन वो दुधारी तलवार है। जैसा मैंने पहले शुरुआत में बोला, अगर वो अगले 5% तेजस्वी के हिस्से के खींचते हैं तो मामला अलग तरीके से चलेगा। ये चुनाव तेजस्वी के फ्रंट रनर होते हुए भी बंद चुनाव नहीं है, ये खुला हुआ चुनाव है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी या अप्रूवल रेटिंग कम जरूर हुई है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी अपने 10% के वोटिंग ब्लॉक के ऊपर बैठे हैं, बने हुए हैं। उनको ये करके हम
सोच करके एक कोने नहीं कर सकते कि अब वो रिटायर हो गए, उनको कोने कर दें, बीजेपी उनके बगैर काम चला लेगी। बीजेपी उनके बगैर काम नहीं चलाएगी। इसीलिए देखिए, आप बीजेपी के किसी भी नेता ने अभी तक नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई भी बात कभी भी नहीं बोली। वो लगातार ये मेंटेन किए हुए हैं कि नेतृत्व उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्योंकि उनको भविष्य दिख रहा है। बीजेपी का संगठन ये देख पा रहा है, संघ वाले ये देख पा रहे हैं कि पोस्ट नीतीश सिनेरियो जब भी होगा तो उनका एक जो वोट है, वो जैसे उड़ीसा में नवीन बाबू के साथ में उन्होंने अपने सद्भावपूर्ण व्यवहार बना के रखा है, क्योंकि उनको पता है कि नवीन बाबू के वोट जो है वो एंटी कांग्रेस वोट है। पोस्ट नवीन पटनायक सिनेरियो में बीजेपी उस वोट बैंक को अपनी ओर सहृदयता से लेना चाहेगी। सेम वही वो जेडीयू के साथ में देख रहे हैं कि पोस्ट नीतीश सिनेरियो में जेडीयू के वोट वो अपनी तरफ सहृदयता से लेना चाहेंगे, इसलिए वो नीतीश को कंटिन्यू करेंगे। ये संक्रमण काल है मिलिंद, बिहार की राजनीति में बहुत जबरदस्त संक्रमण काल है। एक नीतीश कुमार जैसे फेनोमेना का धीमे धीमे अस्त होना और उस ट्रांजिशन के फेज में कौन कहां पे बढ़ रहा है, इस पे निगाह रखना ये बहुत जरूरी है।